हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जहां हमने अब तक अध्याय 2 कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा और साख। बच्चों, मुद्रा और साख ये दो अलग अलग पहलू हैं जिन्हें हम समझेंगे। मुद्रा होती क्या है, मुद्रा के कौन कौन से रूप हैं जो प्रचलन में हैं, हम मुद्रा को क्या करेंसी यानी हम कह पा रहे हैं कि मुद्रा का शब्द सुनते ही हमें याद आते हैं कि नोट और कॉइन्स, यही याद आता है ना। क्या यही रूप है, इसके अलावा कोई अपर रूप है, उसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। साख होती क्या है, साख का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे साख मानव जीवन को उन्नत कर सकती है और कैसे साख मानव जीवन को अवनति की ओर भेज देती है। इन सभी टॉपिक्स पे हम हमारे इस पूरे अध्याय में चर्चा करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमें मुद्रा और साख की जो बेसिक समझ है उसे बनाना ही होगा। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 1 जिसमें हम देखेंगे कि मुद्रा होती क्या है और मुद्रा को आधार बना करके हम बेसिक्स को एडवांस की ओर मूव कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्रा के साथ में। बच्चों, जब मुद्रा की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यानी एक मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं, लेन देन का काम कर सकते हैं। मतलब लेन देन का कार्य कर सकते हैं। हम बाजार गए, हमने मुद्रा दी, जो सामान चाहिए वो ले लिया, ऐसा कुछ ही होता है। तो हमें सरल शब्दों में ये समझ में आता है कि जब भी हम मुद्रा की बात करते हैं तो विनिमय की ये एक बहुत ही आसान सा माध्यम है जिसके द्वारा हम लेन देन का कार्य कर लेते हैं। पर बच्चों, क्या प्रारंभिक काल से ऐसा ही होता आ रहा था? क्या पहले भी यही चीज़ें थी कि बस मुद्रा दिया, हमने सामान लिया? क्या मुद्रा का स्वरूप प्राचीन काल में भी ऐसा था? क्या धीरे धीरे ये चेंज होता गया? क्या इसके पीछे के जो कई सारे कारण हैं वो हमें कैसे ये समझने को मजबूर करेंगे कि मुद्रा का जो स्वरूप है वो परिवर्तन में आया है। उसका हम ये कह सकते हैं उसमें मूल्यवान धातुओं का उपयोग होना बंद हो गया है, परंतु आज के समय की जो हमारी मुद्रा है उसकी जो पालना करना है, यानी उसका जो कह सकते हैं प्रचलन है, वो अत्यधिक रूप में हो रहा है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम एक बार मुद्रा की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, पैसे या धन का वह रूप जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय का कार्य किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, हमें कोई सामान खरीदना है तो क्या करना है, मुद्रा चाहिए। किसी को हमने सामान बेचा, उसे अगर खरीदना है तो वो हमें मुद्रा देगा। यानी क्रय विक्रय का जो कार्य किया जाएगा उसके लिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी, धन का जो रूप हमें उस समय चाहिएगा, उसे हम कहेंगे मुद्रा। ये बात तो क्लियर हुई। तो क्या क्रय विक्रय के लिए केवल ये मुद्रा ही जरूरी है? क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम बिना मुद्रा के क्रय विक्रय कर सकते हैं? इन सब की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, क्रय विक्रय का कार्य मुद्रा के जरिए ही क्यों होता है, ये सवाल आ गया हमारे दिमाग में कि भाई ऐसा क्यों होता है कि मुद्रा से ही क्रय विक्रय कर सकते हैं, क्या हम किसी अन्य चीज़ से नहीं कर सकते? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पिक्चर एग्जाम्पल आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये 3 व्यक्ति हम देख पा रहे हैं जिनमें से एक है शूज बेच रहा है, जूते बेचने वाला है। एक यहाँ देख रहे हैं कि ये गेहूं बेच रहा है और एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कुछ मिट्टी के बर्तन बेच रहा है। तीनों अलग अलग व्यवसायी हैं, ठीक है। इनके पास में मुद्रा नहीं है, किसी के पास में मुद्रा नहीं है, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, भाई हमें मुद्रा तो देनी नहीं है, मुद्रा का तो यूज ही नहीं करना, अब हमें लेन देन करनी है। तो देखिए, पहला व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। यानी कि ये इसको कहता है कि भाई आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको जूते की जोड़ी दे देता हूं, ठीक है। इस व्यक्ति की बात आई तो अब हमें क्या लगा, अरे वाह, लेन देन कर सकते हैं ना, वस्तु के द्वारा भी लेन देन कर सकते हैं। अभी तक हमें यही लग रहा है ना। अब ये व्यक्ति क्या कहता है, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। गेहूं तो मैं दे दूं पर मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। इसकी आवश्यकता दूसरी है, ठीक है, इसकी आवश्यकता दूसरी है ना, अलग अलग है ना। अब आगे चलते हैं हम तीसरे व्यक्ति के पास में। वो क्या कहता है, मुझे जूते चाहिए। भाई आप उसको जूते दे रहे हो, वो जूते नहीं ले रहा है, मुझे जूते दे दीजिए, परंतु मेरे पास क्या नहीं है, गेहूं नहीं है। समस्या तो यहां भी आ गई। अब बताओ, क्या इनकी समस्या का कोई समाधान है? नहीं है ना। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये कुछ ऐसा सर्कल बना है, इसको जो चीज चाहिए वो इसके पास में है, परंतु वो ये चीज़ इसे नहीं देगा क्योंकि इसे जो चीज़ चाहिए वो इसके पास में नहीं है। एक दूसरे की आवश्यकताएं ये पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो अंतर है, यानी कि हम ये कह रहे हैं जो ये आवश्यकता पूरा करने वाला जो खेल है, यानी कोई ऐसी चीज़ हो जो ये व्यक्ति इसे दे और इसे गेहूं मिल जाए, ये व्यक्ति कपड़े वाले को दे तो उसे कपड़े मिल जाए, और ये व्यक्ति इसे दे तो इसे गेहूं मिल जाए। तो ऐसा कोई सर्कल होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो इन सभी की आवश्यकताओं को
पूरा कर सके। तभी तो हमने मुद्रा की परिभाषा में क्या देखा था कि मुद्रा पैसे या धन का वह रूप है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में व्यक्ति क्रय विक्रय के लिए करता है। तो यहां बच्चों स्पष्ट शब्दों में हम क्या कह पा रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो इसके पास में 50 रुपए है, मान के चलना इसको गेहूं चाहिए, 50 रुपए गेहूं वाले को देगा, गेहूं ले लेगा, इसकी आवश्यकता खत्म। चलो गेहूं वाले के पास में क्या आ गया, 50 रुपए। उसने क्या किया, उसकी जो जरूरत है उतना कपड़ा वो ले लेगा और उसे भुगतान कर देगा पैसे में, बात खत्म हुई। इसके पास पैसे हैं तो ये जूते खरीद लेगा पैसे दे करके। तो ये जो रुपए है वो क्या पावर रखता है, वो परचेसिंग पावर रखता है। तो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। अब वहाँ वो शर्त नहीं थी ना कि भाई मैं तुम्हें जूते तभी दूंगा तब जब तुम्हें मुझे ये चीज़ दोगे, ऐसा कुछ ही नहीं था ना। जूते जिसको चाहिए उसने पैसे दिए, मुद्रा दी और जूते परचेज कर लिए। गेहूं चाहिए था, मुद्रा दी, गेहूं परचेज कर लिया। किसी की कोई बैंडेशन यहाँ नहीं थी। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। भाई वो मना थोड़ी करेंगे, जूते वाला मना थोड़ी करेगा, भाई लाओ मुझे पैसे दे मैं तुझे भी जूते देता हूँ। उधर गेहूं वाला मना थोड़ी करेगा, ला भाई पैसे दे मैं गेहूं दे रहा हूं तेरे को, मुद्रा दो। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, इसी कारण मुद्रा को जो हम कहते हैं कि हर जरूरत की चीज खरीदने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। और हमारा जो प्रश्न था वो यही था कि क्रय विक्रय का कार्य मुद्रा के जरिए ही क्यों होता है, क्योंकि मुद्रा के जरिए व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने के लिए उसे खरीद सकता है और इसी वजह से मुद्रा का जो प्रचलन है वो बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों अब आगे हम इसको देखते हैं। देखो जैसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये आवश्यकता का दोहरा संयोग जो हमारा टॉपिक है ये हमें एक ऐसा मैसेज देगा, जो हमने अभी डायग्राम चित्र देखा उसका पूरा हम कह रहे हैं सार हमारे सामने निकल करके आएगा। कैसे, देखो जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। जब हमने वो इमेजेस देखी, क्या वहां पर जो दो पक्ष थे वो एक दूसरे से चीज खरीदने को एग्री थे? नहीं थे ना। गेहूं वाला क्या कह रहा था, भाई मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। जूते वाला क्या कह रहा था, मुझे गेहूं चाहिए, मैं जूते दे सकता हूं। अब उसे जूते चाहिए नहीं और गेहूं चाहिए। अब इधर हम ये देख पा रहे हैं कि जो आवश्यकताओं का संयोग था, एक दूसरे की जो आवश्यकताएं थी वो आपस में मैच नहीं कर रही थी। तो जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने की सहमति रखते हो तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। अर्थात वस्तु के बदले वस्तु विनिमय हेतु आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी है। बच्चों यहाँ से जो प्रश्न निकल करके आता है हमारा लघुत्रात्मक श्रेणी का, वो ये आता है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, किसी भी लेन देन के लिए इसका उपयोग की या ये क्यों उपयोगी है। तो हम जाहिर सी बात है सबसे पहले कह देंगे, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। और हम ये कह पाएंगे कि भाई ये क्यों जरूरी है कि वस्तु के बदले अगर आपको वस्तु खरीदनी है तो ये वाला टॉपिक यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बहुत ही आवश्यक है। जब सामने वाला आपकी वस्तु में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसको आपकी वस्तु चाहिए नहीं, तो वो अपनी वस्तु आपको क्यों देगा। क्लियर हुआ ना। इसीलिए आवश्यकता का दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी है। अब आवश्यकता का दोहरा संयोग तो जरूरी था, पर ये पॉसिबल थोड़ी है कि हर व्यक्ति को किसी सामने वाले व्यक्ति की वस्तु चाहिए ही चाहिए। भाई मैंने अभी एग्जांपल देखा, गेहूं वाले को जूते चाहिए ही नहीं जबकि जूते वाले को गेहूं चाहिए, यानी एक को तो चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए। तो आवश्यकता का दोहरा संयोग व्यापार को प्रभावित करता है, लेन देन को प्रभावित करता है, और इन सब से बचने के लिए ही प्रचलन में हुई हमारी मुद्रा। तो देखिए यहाँ पे मुद्रा द्वारा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती की भूमिका निभाते हुए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर दिया जाता है। गेहूं वाले ने कपड़े वाले को पैसे यानी मुद्रा दी और उसकी डिमांड को खत्म कर दिया, आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग था खत्म किया। जूते वाले ने गेहूं वाले को मुद्रा दी और उसकी आवश्यकता का दोहरे संयोग को खत्म कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि मुद्रा को मध्यवर्ती क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुद्रा एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है और जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है उसे खत्म कर देती है। समझ आ रहा है ना कैसे खत्म किया उसने। साथ ही साथ देखिए यहाँ मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। अब आपकी डेफिनेशन पूरी होती है।
विनिमय का वह माध्यम जिसके द्वारा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर दिया जाता है, उसे हम पैसे के उस रूप को हम कहते हैं, वो हमारी मुद्रा है। ये हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज की डेफिनेशन हुई। क्लियर हुआ ना? देखिए, विनिमय का वह माध्यम जो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता निभाता है और जो आवश्यकता का दोहरा संयोग है उसे खत्म कर देता है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारी मुद्रा है। लेन देन का काम भी होगा, एक दूसरे की बेंडेशन भी नहीं होगी, सर्वमान्य होगी, सभी को इसकी जरूरत होगी, तो वो कौन होगी? वो हमारी मुद्रा होगी। तो बच्चों, यहाँ पे जो टॉपिक्स हमने अब तक देखी, मुद्रा की शाब्दिक अर्थ हमने देखा, मुद्रा का इकोनॉमिकल लैंग्वेज में हमने डेफिनेशन देख लिया, दोहरा संयोग या हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, विनिमय का माध्यम मुद्रा को क्यों कहा जाता है, साथ ही साथ हमने देखा क्यों मुद्रा को किसी भी विनिमय के लिए मध्यस्थता की पोजीशन दी जाती है। इन सब पर हमने चर्चा कर ली। ये हमारे कई टाइप्स की जो हमारे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक श्रेणी के प्रश्न हैं उनके ऊपर हमने चर्चा ये कर ली। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए हम इन पर कुछ विचार करते हैं। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? देखो, जाहिर सी बात है, हमें मुद्रा का प्रयोग करना है, आराम से कर पाएंगे। वस्तुओं का हमें खरीदारी करनी है, क्रय विक्रय करना है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। जैसे हमने देखा जूते वाले को परेशानी हो रही थी, उसे चाहिए था गेहूं, पर गेहूं वाला कहता है मुझे जूते चाहिए ही नहीं, बेंडेशन लग गया ना। अब उसे तो चाहिए गेहूं, पर उसके जूते वो गेहूं वाला लेगा नहीं, और उसको जो गेहूं चाहिए, उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। इस जगह अगर हम मध्यस्थता में हमारी मुद्रा को ले लेते हैं तो क्या होगा? जूते वाला जाएगा, गेहूं वाले को मुद्रा देगा और अपनी आवश्यकता को पूरी करेगा। क्लियर हुआ ना? तो इसीलिए कहा गया है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आती है। तो चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण करना कठिन होता है। बहुत बढ़िया बात है। देखो, अगर हम कहें कि चलो गेहूं वाला और जो जूते वाला था हमारा, वो राजी हो गए, चलो उन्होंने कहा चलो हम आपस में दोहरा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कर लेते हैं। अब दूसरी बात कहाँ अटकेगी जाके? वो अटकेगी, जूते वाला कहेगा मेरे जूते अच्छी क्वालिटी के हैं, मेरी जूतों का जो मूल्य है, क्वालिटी है वो अच्छी है, तो आप मुझे इतना नहीं इतना गेहूं दो। गेहूं वाला कहेगा मेरे गेहूं अच्छी क्वालिटी के, मैं आपके जूतों के बदले इतना गेहूं नहीं दे सकता। तो यहाँ पे बात किस चीज़ की हुई? वो हुई विनिमय दर का निर्धारण करने की। तो अगर हमारे पास में मुद्रा है तो हम जाहिर सी बात है इस परेशानी से बच जाएंगे, जबकि मुद्रा द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। जूते वाले ने कहा कि मेरे जूते का 100 रुपये है, तो मूल्य निर्धारित हो गया। गेहूं वाले ने कहा मुझे 30 रुपये केजी देने हैं भाई गेहूं आपको, तो मूल्य निर्धारित हो गया ना। तो मुद्रा द्वारा क्या किया जाता है? मुद्रा वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर सकता है, ये मुद्रा का पावर होता है। तथा साथ ही साथ हम ये देखते हैं जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की जो समस्या है वो भी नहीं होती, और जो विनिमय है वो सरलता से हो जाता है। इसीलिए मुद्रा द्वारा जो विनिमय किया जाएगा वो बड़ी सहूलियत से होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में हम देख पा रहे हैं किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा, किसी प्रकार की कोई विरोध की स्थिति नहीं हो रही। मूल्य निर्धारित है, पैसा दिया, मुद्रा दी, और इन्होंने इनका परचेज कर लिया अपना। क्लियर हुआ ना? तो इसीलिए कहा गया है कि मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विनिमय में सहूलियत से अपना कार्य कर पाते हैं, क्योंकि मुद्रा में पावर होता है किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने का। चलो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है? ये आज भी बहुत होती है। कई सारे ऐसे छोटे गांव कस्बे होते हैं जहां हम ये देख पाते हैं कि वस्तु और सेवाओं के बदले जो वस्तु या सेवा ही दी जाती है, मजदूरी के बदले भी वस्तु दी जाती है। गाँवों में भी आज भी हम देखते हैं कि जो खेतों में छोटे छोटे जो सीमांत श्रमिक मजदूर होते हैं वो मजदूरी करते हैं, और जब फसल निकलती है तो फसल का कुछ भाग उन्हें दे दिया जाता है। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जो मजदूरी है उसकी अदायगी कैसे हो रही है? वस्तु के द्वारा हो रही है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम हमारे आसपास पता करेंगे और यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन है, जहां लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और अभी भी गांवों में मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में किया जाता है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने निकल करके आ जाते हैं।
बच्चों यहाँ हम ये देख पा रहे हैं वो एक छोटी हम कहें स्तर की बात है कि ये एक छोटा सा लेन देन है जिसमें जो सामने वाला व्यक्ति है उसे उस वस्तु की आवश्यकता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यहाँ नहीं बन पाता, इसलिए ये विनिमय बड़ी आसानी से हो रहा है। तो अब तक हमने इस अध्याय में क्या क्या एक बार पढ़ा है उसे एक रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमने ये समझा कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की शाब्दिक परिभाषा को देखते हुए हमने मुद्रा की जो इकोनॉमिकल लैंग्वेज डेफिनेशन है उसे समझा था। हमने ये देखा कि मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है और जो आवश्यकता का दोहरा संयोग बनता है उसे खत्म कर देता है। मुद्रा के द्वारा लेन देन करना यानी विनिमय करना बहुत ही सहूलियत भरा होता है, क्योंकि मुद्रा में इतना पावर होता है कि वो किसी वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित कर सकती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे अगर हम बिना मुद्रा के लेन देन करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने उपलब्ध होती हैं, हमारे सामने आती हैं, उन सब के बारे में भी आज की कक्षा में हमने अध्ययन कर लिया। बच्चों मुद्रा को लेकर के हमारे सामने कई सारी और प्रश्न और कई सारे सब टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे मुद्रा के रूप क्या होते हैं, कौन कौन से रूपों में मुद्रा प्रचलित होगी। वहां हम ये देखेंगे कि मुद्रा क्या पैसे के रूप में, कागज करेंसी के नोट के रूप में ही हमारे सामने आती है या इसका कोई डिजिटल रूप भी है जो हमारे सामने आएगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मुद्रा के निर्माण में या मुद्रा के प्रचलन में, लेन देन में जो बैंक हैं वो अपनी कैसे भूमिका अदा करते हैं, इसको लेकर भी इस अध्याय में हम चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा सेशन था उसमें आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और आसानी से समझ लिया होगा मुद्रा के हमारे बेसिक नॉलेज को। बच्चों ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।